ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने जो कल खत्म किया दैट वाज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, हमने लास्ट सेक्शन किया था। लेकिन चैप्टर सिर्फ वो नहीं था, चैप्टर में बहुत सारी बातें आपने सीखी थी। आपने चैप्टर के अंदर सीखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फिर सीखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल, फिर आपने सीखा व्हाट इज द अप्रोच ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फिर आपने सीखा क्या बड़ी बात व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट लाइन, फिर आपने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट कांस्टेंट, फिर आपने कहा बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, फिर सीखा शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, और लास्ट में उन दोनों को मिक्स कर दिया और सबसे बड़ा क्वेश्चन किया क्या, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दोनों को मिक्स किया। और हमने कहा कि इक्विलिब्रियम वहीं पे मिलेगा जहां पे इंडिफरेंस कर्व क्या करेगा, टेंजेंट होगा किसके, बजट लाइन के। पहली बात वेयर द इंडिफरेंस कर्व विल बी टेंजेंट टू द बजट लाइन, ये पहली बात सीखी। और दूसरा हमने कहा इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली कन्वेक्स द नेचर, वहां पे कन्वेक्स होना चाहिए जहां पे टच कर रहा है, ये दूसरी बात हमने सीखी। ठीक है जी, दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी। थोड़ा सा अगर डाउट आपको आएगा इसके अंदर तो आप रिवाइज करना, फिर भी नहीं आएगा तो हम एक बार दोबारा से क्लास में समझा देंगे। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। लेकिन आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, डिमांड। देखो जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, सब कंज्यूमर की बातें हैं। हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा, हु इज द कंज्यूमर एंड हु इज द रैशनल कंज्यूमर। और कंज्यूमर क्या क्रिएट करता है, डिमांड। हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, मार्केट में जाके सबसे पहले पूछने वाला कौन है दुकान पे, भैया ये चीज है, कौन पूछता है, हम ही लोग पूछते हैं। तो क्रिएट कौन करता है, डिमांड हम ही क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है लेट्स बाय दिस थिंग, और फिर हम जाके क्या बोलते हैं दुकानदार को, भैया ये वाला पेन है, बोलता ये वाला नहीं है, ये मंगवा देना नेक्स्ट टाइम। बोलो कितनी बार कहा होगा आपने, कहा थे ना हम ये मार्केट में जाके। तो वी आर द पीपल क्रिएट डिमांड, कंज्यूमर क्रिएट द डिमांड इन द मार्केट। लेकिन डिमांड क्या होती है पहले बाद में पढ़ते हैं, पहले इसका बेसिक पढ़े और देखें इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है जी, आओ सबसे पहले लिखेंगे हम इसके अंदर, सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ, कुछ डेफिनेशंस करेंगे चैप्टर में एंटर करने से पहले। टॉपिक के अंदर डेफिनेशन ऑफ, तीन चीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। गुड्स क्या होते हैं, दूसरा मार्केट किसे कहते हैं, और तीसरा प्राइस किसे कहते हैं। ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम। यहां तीन चीजों की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड व्हेन इट्स कम टू इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स तो आप जानते हो, जो भी आप बाय करते हो रीसेल करने के लिए दैट इज कॉल्ड गुड्स। लेकिन इकोनॉमिक्स में गुड्स किसे कहते हैं हम वो पढ़ेंगे। मार्केट किसे कहते हैं, जैसे आपको मालूम है सदर बाजार, बीसी बाजार, ये वाला बाजार, इससे बड़ी टर्म है मार्केट। मार्केट इससे बड़ी टर्म है, जो हमें जिसमें मार्केट दिखता है वो मार्केट नहीं है। इकोनॉमिक्स में मार्केट क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर प्राइस किसे कहते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइस, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 के अंदर, फिर 3 टर्म पढ़ेंगे और 3 टर्म पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ डिजायर, इच्छा नहीं, डिजायर का क्या होगा, डिजायर, वांट एंड डिमांड। ठीक है, या आपकी विश क्या है, मतलब क्या आप क्या लेना चाहते हो, फिर वांट आपकी मतलब आप क्या ले सकते हो, और फिर डिमांड क्या है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहां पे आएगी डेफिनेशन ऑफ डिमांड। इधर तक पहुंचने के बाद हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डिमांड आ जाएगी। यहाँ पे हमें पता लग जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। ठीक है, ये हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। आ जाओ टॉपिक नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 3 के अंदर एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ये हम तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसी कम्युनिटी की डिमांड को अफेक्ट कर सकती हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, आ जाओ। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व।
ठीक है जी। ये नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व एंड इट्स टाइप, ये कितने टाइप का होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ये हम 5th टॉपिक में पढ़ेंगे, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। फिर हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। द डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये भी हम पढ़ेंगे 6th टॉपिक के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे व्हाई इज द लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसको छोड़ो, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये 8th टॉपिक होगा जिसको हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द चेंजेस इन द डिमांड कर्व। ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिसके अंदर हम चेंज इन डिमांड एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फिर हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड and decrease in demand। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। बस इस चैप्टर में इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, इतने टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ आपकी किताबों में है, लेकिन जो भी हम आपकी बुक्स के अंदर रहेगा वो इसके अंदर कंप्लीटली कवर हो जाएगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है जी, इसके बाहर नहीं जाएगा। मैं सीधा चाहता तो आपको यहाँ से स्टार्ट करवा सकता हूँ डेफिनेशन ऑफ डिमांड्स। हम इस चैप्टर में ये वाले पूरे टॉपिक छोड़ के सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका बेसिक आपको मालूम रहे कि हम पढ़ने क्या वाले। तो ये टोटल जो है ना 10 टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सब कुछ डिमांड से रिलेटेड है। यहाँ तो कुछ डेफिनेशन मतलब कुछ बेसिक टर्म्स इस चैप्टर की शुरुआत में, दीज आर द बेसिक टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए। फिर दूसरा टॉपिक जो बड़ा टॉपिक है ये वाला, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो प्राइस, और भी प्राइस के अलावा बहुत सारी बातें हैं जिससे किसी चीज की डिमांड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जैसे आपका टेस्ट, अगर मान लो आपको आज ये वाला पेन पसंद है तो हर कोई बुक जाता है दुकान पे, क्या बोलता है, भैया ये वाला पेन देना। लेकिन कल अगर उससे अच्छा कोई पेन आपके हाथ में आ गया तो आप उस पेन को छोड़ दो, उसकी डिमांड घट जाएगी, ठीक है ना। तो टेस्ट बहुत बड़ी बात हो जाती है। फैशन, सलमान खान ने अगर ऊंची वाली पैंट डाल दी तो सबने ऊंची पैंट डाल दी, तो नीचे वाली जो पैंट थी नॉर्मल जींस थी उसका फैशन चला गया। देखा आप लोगों ने, देखा कैसे चेंज हो रहा है मार्केट। पहले बजाज चेतक का फैशन था, ऐसे टेढ़ा करके बजाज चेतक को किक मारी जाती थी और ऐसे करके चलाया जाता था। फिर उसके बाद एक्टिवा आई, सबने एक्टिवा को लेना स्टार्ट कर दिया। कहाँ गया बजाज चेतक, देखा किसी को? कहाँ गया वो एलएमएल वेस्पा स्कूटर, कहाँ है? सब चले गए। दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ये कौन सी बातें हैं? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी डिमांड पे, किसी चीज की डिमांड को। आपका टेस्ट, फैशन, स्टाइल, वेदर। वेदर भी बहुत बड़ा रीजन होता है। यहाँ पे गर्मी, आपकी इतनी गर्मी चल रही है नॉर्थ के अंदर, यहाँ पे गर्म कपड़ों की डिमांड है। लेकिन यही टाइम अगर हम देखें जाके कहा हिल एरिया में, वहां अभी स्वेटरों की डिमांड है। कश्मीर में इस टाइम लोग क्या है, श्रीनगर में क्या ढूंढ रहे हैं, उन्हें स्वेटर चाहिए और कंबल चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें टी शर्ट चाहिए। तो वेदर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस सब बातों में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कब क्या होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ डिमांड कब क्या होता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड क्या है, जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू, याद है लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था ना, ऐसे ही लॉ ऑफ डिमांड भी एक डिमांड का लॉ है, क्या नियम है उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसमें चेंजेस क्यों आते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर व्हाई इज द लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल, ये कहाँ कहाँ लाइफ में एप्लीकेबल होता है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। गिवन गुड्स या फिर अच्छे गुड्स अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। और फिर एक्सेप्शन भी है इसकी कुछ, जहां एप्लीकेबल नहीं होता वहां भी इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर एक्सप्लेन द चेंजेस इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में दो तरह के चेंजेस आते हैं, एक तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व और एक अप एंड डाउन ऑफ डिमांड कर्व। ये दोनों चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जहां हम इंक्रीज ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड पढ़ते हैं और शिफ्टिंग ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, क्या कारण होते हैं डिमांड के बढ़ने के और घटने, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनके आगे मैं लिख देता हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ये वाला जिसको आप पढ़ने वाले हो। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड जो आप पढ़ने वाले हो। फिर मैडमों को बहुत प्यारा लगता है ये वाला टॉपिक, और ये वाला टॉपिक जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर 1 2 3 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है 10 में से। इनफैक्ट हमने टॉपिक तो 8 ही हमने जान के 10 बना रखे हैं, ये तो कोई 2 टॉपिक है ही नहीं, ये तो सब डेफिनेशंस है, बेसिक टर्म्स, ठीक है। तो आओ आज हम कोशिश करते हैं इसे खत्म करने की, फाइन, इसको कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखो डेफिनेशन ऑफ अ गुड। इकोनॉमिक्स के अंदर गुड किसे कहा जाता है, गुड्स मतलब सामान, लेकिन इकोनॉमिक्स में गुड्स किसे कहते हैं ये आप लिखो। अकाउंट्स में तो आप जानते हो, आप पढ़ चुके हो। द टर्म गुड is used for any commodity or service for which we have to pay something and there is a demand for it in the market. ठीक है जी। The goods or the good is produced as cargo. The good is produced for sale in the market. The good is produced for sale in the market. ये बेचने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, रखने के लिए नहीं, ठीक है जी। अब आ जाओ, there are 2 types of goods, economic good and non-economic good. कभी आपने सोचा ये जो हवा आप खाते हो बाहर, फ्रेश एयर, कभी पैसा दिया इसके लिए? सोच के देखो, सनशाइन के लिए पैसे दिए? ये जो आप धूप सेकते हो सर्दियों में बैठ के, इसके लिए पैसा दिया कभी आपने? ये जो सारा दिन ऑक्सीजन आप यूज करते हो नेचर की, कभी इसके लिए पैसा दिया? ये सब नॉन इकोनॉमिक गुड्स है, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ती। यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दीज गुड्स। लेकिन इसके अलावा कुछ भी लाइफ में आपको चाहिए उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे गुड्स हो या सर्विस, यू हैव टू पे फॉर इट। तो जिनके लिए पे करना पड़े मार्केट में कोई भी प्राइस, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। जो फ्री में मिल जाए दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। कितना सिंपल है ना। जिसके लिए आपको मार्केट में पे करना पड़े, वेयर यू हैव टू पे समथिंग, फॉर दोज गुड्स विच यू हैव टू पे समथिंग, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। कुछ भी पे करना पड़े, सर वो 1 रुपए की टॉफी, अरे इकोनॉमिक गुड्स है भाई। सर वो 5 रुपए का बिस्किट, इकोनॉमिक गुड्स है, उसके लिए पे करना पड़ रहा है ना, यू हैव टू पे फॉर इट। लेकिन ये सनशाइन, ये एयर, ये ऑक्सीजन, ये सब क्या है? दे आर फ्री गुड्स, दे आर नॉन इकोनॉमिक गुड्स। वो गुरुद्वारे में भंडारा या वो मंदिर में भंडारा जो आप पाते हो उसके लिए पे नहीं करना पड़ता, दैट इज नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक हो गया ना। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आपको पे करना पड़े, वेयर यू हैव टू पे समथिंग, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स।
और जो आपको फ्री में मिल जाए दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, लिख लोगे अपने आप इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, एक एक लाइन लिख लेना अपने आप से। चलो आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट मार्केट में आते हैं। इकोनॉमिक्स में मार्केट किसे कहते हैं? हम कोई चीज लेते हैं उसके साथ कोई फ्री चीज मिलती है, हाँ वो नॉन इकोनॉमिक हो गया। लेकिन फिर भी आपको फ्री तभी मिली जब आपने पे किया, बिना पे किया आपको फ्री नहीं मिली। ठीक है जी, ये बात दिमाग में रखो। जो फ्री गुड्स मिला आपको वो तभी मिला क्योंकि आपने पहले वाले गुड्स के लिए पे किया, और जो उसकी फ्री की कॉस्ट होती है ना ऑलरेडी इस गुड में इंक्लूड होती है। ये हमें लगता है कि फ्री मिल रहा है, इसने तो वो नॉन इकोनॉमिक है। हमने कहा ना गुरुद्वारे में लंगर लगता है, हम जाते हैं, जैसे अभी मैं जाने वाला हूँ कड़ी चावल खाने, खूब सारे खाऊंगा तो पैसा तो नहीं दे रहा उसके लिए मैं, थोड़ी मैं बोले वाला उनको भाई बोला इधर आओ ये कितने के हो इधर बताना, भगा देंगे मेरे को, यानी समझ रहे हो आप, दैट इज नॉन इकोनॉमिक। सर्विस भी होती है, मम्मी आपके लिए जो काम करती है सारा दिन किचन के अंदर, रोटियां बनाती है, फिर बेशक गालियां निकालती है पर रोटियां तो बनाती है? बेशक आप खाते नहीं उसके बाद करेले की सब्जी, लेकिन वो तो बेचारी बनाती है ना मेहनत करके, घिया की सब्जी बनाती है, तोरी की बनाती है, करेले बनाती है, टिंडे बनाती है, बैगन बनाती है, सब आप नहीं खाते हो, है ना, ये सब आप नहीं खाते हो, लेकिन उसके थप्पड़ मार के खिलाती तो है, पर दैट इज नॉन इकोनॉमिक। वो आपके लिए जो काम करती है उसके उसको सैलरी नहीं मिलती है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? सोना मिलता है मम्मी को काम करने के लिए। कौन देता है सोना? बात वो नहीं है, बात ये कि वो नॉन इकोनॉमिक्स है, वो सर्विस जो है नॉन इकोनॉमिक सर्विस है, फ्री में काम करती है हाउस वाइफ। ठीक है, चलो आओ आगे चलें। नेक्स्ट इज मार्केट। अब मार्केट क्या होती है? इकोनॉमिक्स में मार्केट इसे कहते हैं, तो देखो जल्दी से, द टर्म मार्केट in common sense means any particular area where the buyers and sellers come into contact with each other। जब एक कॉमन मैन से आप पूछोगे ना मार्केट क्या है, तो बोलेगा सदर बाजार, फिर बोलेगा और कोई मार्केट, बोलेगा ये बाहर मेष नगर की मार्केट विद ईच अदर। फिर आपसे पूछेगा और मार्केट, बोलेगा बिग बाजार भी एक मार्केट है, वहां भी लोग आपस में मिलते हैं, बायर एंड सेलर्स, बेचने वाला और खरीदने वाला जहां मिले दैट इज अ मार्केट, है ना। ये भी मार्केट है, ये गली में भी जो दुकान है ये भी एक मार्केट है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट उसे नहीं कहते, उससे भी बड़ी टर्म है। तो लिखो इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर इन इकोनॉमिक्स मार्केट फॉर अ गुड is used in a wider sense। In a wider sense, it means any area where the buyer and seller of that good are in contact with each other, The range of this area can be extended up to the whole world। up to the whole world, पूरी दुनिया। ठीक है जी। but this range depends on the nature of the good। अब सुनो मेरी बात एक, देखो आज से पहले में ऐसा लगता था, आज से 5 साल पहले चले जाओ, आप भी दुनिया में थे लेकिन थोड़े छोटे थे, 5 साल पहले आज से चले जाओ, आप कौन सी क्लास में होंगे इस टाइम पे? 6th क्लास, है ना। आपने कभी सोचा था
कि आप घर बैठे बैठे फोन पे ऑर्डर करोगे और 2 दिन में सामान आपके घर पे आ जाएगा। हाँ। आज से 5 साल तो क्या है, मेरे फोर्थ में भी आ रहा है। बहुत कम था। मतलब हम लोगों को मार्केट वही लगती थी। चलो आपके टाइम में तो फोन आ गए, स्मार्टफोन। हमें मार्केट वो लगती थी जो मम्मी हमें तैयार करवा के और वो जो पॉलिश वाले शूज दिलवा के हमें ले जाती थी उंगली पकड़ के, ये है मार्केट। फिर वहां से सामान परचेज करती थी और हम भी साथ साथ घूमते रहते थे। और हमारे को क्या होती थी कि आते हुए एक आइसक्रीम मिल जाती थी, आइसक्रीम खा ले बेटा, तो मेरे साथ मार्केट आया था और इतना सामान हमसे उठवा लिया जाता था। याद है आपको? ऐसे करा जाता था पहले। लेकिन आपने कभी सोचा था कि आज अमेरिका से कुछ मंगवाना हो आपको तो आपके सिर्फ एक फिंगर टच पे है। मार्केट की सेंस बहुत बड़ी हो गई इकोनॉमिक्स में अब। यानी कहीं से भी कोई भी बेच सकता है और कहीं से भी कोई भी खरीद सकता है। जहां भी कुछ बिक रहा है और कुछ खरीदा जा रहा है वो मार्केट है अब। तो पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है। आज आप सिर्फ अब ये बीसी बाजार और ये सदर बाजार और ये सराफा बाजार यहीं तक नहीं रह गए। आज गोल्ड की चेन चाहिए तो आप इंटरनेट पे चले जाओ, जहां मर्जी से परचेज। कोई नकली निकले बात दूसरी है, लेकिन परचेज तो आप कर सकते हैं। अच्छी गंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मार्केट की। मार्केट एक वाइडर सेंस है इकोनॉमिक्स में, जहां कोई भी बायर बैठा है और कोई भी सेलर बैठा है और आपस में कॉन्टेक्ट के बिना ही माल को बेचा भी जा रहा है और खरीदा भी जा रहा है। अरे आपको अमेजोन से माल आता कोई देखा कभी आपने कि बेचने वाला कौन है? उन्होंने कभी पूछा आपसे अपनी फोटो भेजो, हम देखना चाहते हैं कौन खरीद रहा है? तो बायर और सेलर का कॉन्टेक्ट जो है ना वो अब खत्म हो गया है। वो सब्जी वाले को जाके बोलो भैया 2 आलू फालतू डाल दो वाला काम अब खत्म हो गया। अब आप मार्केट में खुद नहीं जाते हैं। बायर और सेलर का कॉन्टेक्ट जो था वो एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में है। उससे पूछो मार्केट का तो बोलेगा सदर बाजार सबसे बड़ी मार्केट है, अनाज मंडी सबसे बड़ी मार्केट है, सब्जी मंडी सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ बहुत सारे बायर और सेलर मिलते हैं। लेकिन मार्केट इकोनॉमिक्स के अंदर वो है जहां कोई भी पूरी दुनिया के अंदर बायर बैठा हो और सेलर बैठा हो और माल बिक रहा है और खरीद रहा है बिना किसी कॉन्टेक्ट के। आप देखो ना, आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। सब्जी मंडी में जाओ तो हम उससे बात करते हैं, भैया 2 रुपए सस्ती लगा, 2 रुपए महंगी लगा, जो भी हम काम करते हैं। लेकिन अभी जो चल रहा है मार्केट में, कभी आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट है ही नहीं बायर के साथ ना सेलर के साथ। अभी इस वक्त मैं बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, बच्चे इसको देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कौन इसको देख रहा है और कौन इसके पैसे पे कर रहा है, मुझे ये भी नहीं मालूम, मुझे इसका मालूम ही नहीं है। अब ये ओपन मार्केट है, सब ये ओपन चलता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी चाहे तो इस वीडियो को देख सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। तो इसी को मार्केट बोलते हैं। इट्स अ वाइडर सेंस। अब वाइडर हो गया टर्म, ये टर्म अब बड़ी हो गई, छोटी नहीं रही। अब मार्केट कभी आपसे कोई पूछे तो मार्केट का मतलब वो मार्केट नहीं जो है लगती है। मार्केट का मतलब जहां बायर और सेलर गुड्स को बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है बिना किसी कॉन्टेक्ट के। आपस में आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड है, पूरा ग्लोब है। आप कहीं से भी गुड्स परचेज कर सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो। आज के लिए यही है, ठीक है, इसी को मार्केट कहते हैं। लेकिन मार्केट डिपेंड करती है, रेंज जो मार्केट की है वो डिपेंड करती है 2 तरह के गुड्स के ऊपर, नेचर ऑफ गुड्स। और गुड्स 2 तरह के होते हैं। गुड्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के हैं लेकिन अभी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं पेरिशेबल गुड्स, एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा होता है, जैसे दूध, दही, बटर, ब्रेड, ये वो गुड्स हैं जो पेरिशेबल गुड्स हैं। हर एक घर में आपने देखे होंगे, हर एक दुकान पे आपने देखे होंगे। उनको फ्रिज में लगा के रखा जाता है, देखा आपने? नहीं तो वो खराब हो जाता है। ब्रेड की लाइफ कितनी है? 2 दिन। तो ब्रेड की मार्केट की रेंज क्या होगी मुझे बताओ? बहुत वाइडर रेंज होगी या स्मॉल रेंज होगी? स्मॉल रेंज। ब्रेड अमेरिका में नहीं बिक सकती, जाके खराब हो जाएगी भाई, जब तक वहां पहुंचेगी तब तक सड़ जाएगी। बटर मैक्सिमम किस एरिया में बिक सकता है? मैक्सिमम एक लोकल एरिया के अंदर, नहीं तो क्या हो जाएगा? आप बटर को पैक करके यहां से अमेरिका भेजने की बात करोगे तो क्या होगा? पिघल जाएगा रास्ते में। तो गुड्स 2 तरह के होते हैं, एक पेरिशेबल, एक ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जिन्हें हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, जो खराब नहीं होते। पेरिशेबल में सारी सब्जियां आ गई, सारे दूध दही आ गए, वो सब किसमें आ गया? पेरिशेबल के अंदर। तो जो रेंज ऑफ मार्केट है वो डिपेंड करेगी गुड्स का नेचर क्या है। इफ द गुड्स आर पेरिशेबल द रेंज विल बी द स्मॉल रेंज। इफ गुड्स आर ड्यूरेबल, अभी लोगों ना, आपने किसी को एसी भेजना है, ये फोन कहां से आया? चाइना से आ रहा है, खराब हो गया आते आते? नहीं, ये ड्यूरेबल गुड्स है। ये स्टैंड कहां से आया? चाइना से आ रहा है। ये आते थे खराब हो गया? नहीं, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स है।
कोई भी ऐसी चीज जिसकी लाइफ स्पैन बड़ी होती है, जो खराब नहीं होती, वो ड्यूरेबल गुड्स है। लेकिन अगर आप कहो कि सर हमने चाइना से दूध की बोतल मंगवानी है, तो पहुंच ही नहीं पाएगी। जब तक वो पहुंचेगी 7-8 दिन तक, तब तक दूध खराब हो जाएगा, तब तो पनीर बन चुका। हाँ, अलग तरह के दूध भी आते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, लेकिन हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, पेरिशेबल गुड्स की बात कर रहे हैं। तो पेरिशेबल गुड्स की जो रेंज होगी वो छोटी होगी, और जो नॉन पेरिशेबल मतलब जो ड्यूरेबल होंगे उनकी रेंज क्या होगी, बड़ी होगी। तो मैंने कहा द रेंज ऑफ जो मार्केट है, जो रेंज ऑफ है वो डिपेंड करेगी ऑन द नेचर ऑफ गुड्स। ठीक है जी, क्या लिखा लास्ट लाइन आपने, पढ़ो तो, द रेंज, पढ़ो लास्ट लाइन, इज नेचर ऑफ गुड्स। ठीक है, तो लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। तो ऊपर वाले कौन से टाइप के? कौन से? वो तो गुड्स की डेफिनेशन दे बेटे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। वो तो हाँ, वो एक तो जिसके लिए पैसा दे रहे हो आपके लिए इकोनॉमिक है, पैसा नहीं दिया तो नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये 2 तरह के गुड्स कौन से हो गए हमारे, पेरिशेबल और ये तो बेस्ड ऑफ रेंज। अगर रेंज की बात करें तो पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। तो पेरिशेबल की रेंज क्या होती है, लिमिटेड रेंज होती है। द रेंज फॉर द पेरिशेबल गुड्स इज द लिमिटेड रेंज, उसको लिमिटेड रेंज में बेचा जाता है। बट द रेंज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इज अनलिमिटेड, उसकी अनलिमिटेड रेंज है। रेंज मैंने एरिया, किस एरिया में बिक सकते हैं। अरे पेरिशेबल गुड्स तो ऐसे होते हैं कि अंबाला में अगर दूध बन रहा है तो चंडीगढ़ में नहीं बिक सकता, वहां तक पहुंचे तो खराब हो जाएगा, है ना। तो जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनकी रेंज हमेशा क्या रहती है, छोटी रेंज होती है, उनका एरिया छोटा होता है। लेकिन जो ड्यूरेबल होते हैं उनका अनलिमिटेड रेंज है, कहीं भी जाके बेच लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, प्राइस पे आते हैं। प्राइस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस। हमने गुड भी किया, मार्केट भी किया, अब हम देखें प्राइस क्या होता है। प्राइस तो आपको मालूम होगा, प्राइस तो मालूम होगा क्या होता है प्राइस। प्राइस तो पे करते हो आप जाके दुकान पे, भैया कितने का है, वो क्या बोलता है 10 रुपए। आप जेब से क्या निकालते हो, 10 रुपए। तो 10 रुपए क्या है उस गुड्स का प्राइस। अब यहां थोड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस है। हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो कॉस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे। कॉस्ट क्या होती है मालूम है, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, और प्राइस का मतलब होता है कीमत। वहां जाके कंफ्यूज नहीं होगा। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। कभी दुकान पे जाओ और जी बताता हूँ कितने का पड़ा, कितने का पड़ा, है ना। अब दुकान पे जाओ और दुकानदार से पूछो भैया इसकी कॉस्ट क्या है, कभी भी नहीं बताएगा। पूछो भैया प्राइस क्या है, 1 सेकंड में आंसर दे देगा। क्योंकि कॉस्ट कोई दुकानदार बताना नहीं चाहता, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर क्या ऐड किया जाता है और फिर क्या आता है, प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस। तो हम जो बात कर रहे हैं वो प्राइस की कर रहे हैं, समझना। हम कॉस्ट की बात करेंगे कॉस्ट के चैप्टर में, अभी जो हम बात कर रहे हैं प्राइस की। और प्राइस वो होता है जो एक कंज्यूमर पे करता है किसी भी गुड्स को बाय करने के लिए। ये 20 रुपए का, ये 30 रुपए का, ये 100 रुपए का, ये 10,000 का, जो भी आपने पे किया। द अमाउंट अ कंज्यूमर पे टू बाय द गुड्स, दैट इज कॉल्ड द प्राइस ऑफ दैट गुड। ठीक है, तो लिख लो प्राइस क्या होता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट, इट रेफर्स टू द अमाउंट of money, it refers to the amount of money that has to be paid for getting any goods or services. For example, you are paying ₹50 to purchase a chocolate. For example, you are paying ₹50 to purchase a chocolate. So the price of that good is ₹50. So the price of that good is ₹50. जो भी हम पे करते हैं यार, बहुत छोटी सी बात है। तुमरे काज सवारे सतगुर। माय गॉड, इसको ऑफ नहीं किया था क्या मैंने आज? ये बीच में आएगी ना, बात नहीं, आ जाओ। बीच में आ गया,
तो प्राइस का मतलब वो जो हम पे करते हैं किसी भी चीज को लेने के लिए या बाय करने के लिए, आप अभी भी प्राइस पे कर रहे हो टू गेट द सर्विस। अगर आप देखो यू आर पेइंग द प्राइस टू गेट द सर्विस, ठीक है, ये इसका प्राइस हो गया। तो लो, सबसे पहले गुड, हमने कहा गुड्स वो क्या जिनका मार्केट में कुछ प्राइस है और मार्केट में डिमांड है, दैट इज कॉल्ड गुड्स। दो तरह के बताया, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। जिनके लिए पैसा देना पड़े इकोनॉमिक, फ्री में मिल जाए नॉन इकोनॉमिक, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ गए मार्केट। हमने कहा मार्केट बहुत बड़ी टर्म है, अब वो मार्केट छोटे वाली टर्म नहीं रह गई जहां बायर और सेलर आपस में मिलते हो। आई टू आई कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है मार्केट के लिए। अब इकोनॉमिक्स के अंदर जो मार्केट है वो बहुत वाइडर टर्म है, जहां कहीं भी दुनिया के किसी कोने से कोई बायर बैठ के या कोई सेलर बैठ के सामान को खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, दैट इज मार्केट। अब इकोनॉमिक्स में वो मार्केट है। लेकिन मार्केट की जो रेंज है वो डिपेंड करेगी कि नेचर ऑफ गुड्स क्या है। अगर पेरिशेबल गुड्स है तो उसकी रेंज छोटी होगी, ड्यूरेबल है तो जहां मर्जी बिक सकता है, ठीक है। प्राइस वो चीज होती है जो कंज्यूमर पे करता है मार्केट में किसी चीज को बाय करने के लिए। ये सब आपके साथ बातें हो रही हैं, आप इसको भी यूज करते हो। मार्केट का भी आपने अमेजोन से सामान मंगवाया होगा, बहुत बार मंगवाया होगा, उसने आपको नहीं देखा, आपने उसको नहीं देखा, पर सामान आपके घर पे आया होगा। तो ये मार्केट टर्म जो है ना वाइडर टर्म हो गई। गुड्स वो जो आप मार्केट से बाय कर रहे हो जिसकी डिमांड है, और प्राइस वो जो आप पे कर रहे हो उसको बाय करने के लिए। ये सब बातें आपके साथ जुड़ी हुई है। तो आओ चलते हैं आगे डिजायर। हम चलते हैं आगे डिजायर की तरफ। डिजायर क्या होता है? डिजायर मीन्स अ विश। विश क्या बोलेंगे? इच्छा। डिजायर मीन्स अ विश टू हैव अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल desire of a poor person, for example, desire of a poor person for a car, मेरे जैसे गरीब आदमी की बात हो रही है। desire of a poor person for a car with just ₹200 in his pocket, with just ₹200 in his pocket, है ना। लो, मेरे साथ ये तो ये भी नहीं है, जेब में 200 भी नहीं है। अरे वाह, मैं देखना ही भूल गया, जेब में 200 भी नहीं। देखो, मतलब मेरे जैसा गरीब आदमी एक कार की विश कर रहा है कि मैं भी कभी कार चलाऊंगा, और जेब में कितने पैसे हैं? 200। ये इसे कहते हैं डिजायर। डिजायर कोई भी, इच्छा कोई भी कर सकता है, पूरी ना होनी बात की बात है। इच्छा तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कार चलाऊं, पर नहीं चला सकता, पैसे नहीं है जेब, ठीक है। अरे वो तो ऐसी खड़ी है, चलती क्या है। आ जाओ आगे। उसके बाद नेक्स्ट वांट। अब वांट क्या है? इट इज दैट डिजायर which is backed by B-A-C-K-E-D, backed by the ability and willingness to satisfy it. सुनो दोबारा से। It is that desire which is backed by the ability and willingness to satisfy it. आगे लिखो, every desire is not a want. Every desire is not a want. But a desire can become a want. But a desire can become a want if the person is in position to satisfy it. Is in position to satisfy it. अरे इच्छा करना मतलब मैं भी चाहता हूं कि कार चलाऊं, लेकिन वांट वो होती है, वांट वो हो गई जब मेरे पास उसको पूरा करने के पैसे आ जाए। When I have the ability to satisfy that desire, फिर वो मेरी क्या बन जाती है? वांट, मेरी जरूरत बन जाती है। पहले मेरी इच्छा थी कि मैं कार चलाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब आदमी था। फिर मेरी एक अच्छी सी नौकरी लग गई, एक अच्छी सी नौकरी लगी और बहुत सारे पैसे मिलने लगे।
अब क्या हो गई, अब वो मेरी इच्छा नहीं रही, अब वो मेरी वांट बन गई। क्यों? नाउ आई हैव द एबिलिटी टू सेटिस्फाई दैट डिजायर, नाउ इट बिकम माई वांट। समझो मेरी बात को, समझे आप? पहले आप अभी इस उम्र में आप इच्छाएं जाहिर करते हो, आपकी डिजायर्स होती हैं, लेकिन आप उन्हें पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आप डिपेंड हो किसके ऊपर? पापा मम्मी के ऊपर। तो आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। इच्छा तो आपके भी होगी कि आप पबजी पे खेलो, इच्छा तो आपको भी करती होगी कि आप, लेकिन मम्मी कहाँ कर देती पूरा, है ना? इच्छा तो आपको भी होगी कि सारा दिन आप फोन पे खेलते रहो, बहुत सारी इच्छाएं होगी। लेकिन सुनो, अभी क्यों है ना, अभी आपके पास अपना फोन भी नहीं होगा। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके अपना फोन है, और जिसके अपना फोन है ना, अपना फोन तोड़ दो, नहीं तो फिर मैं तोड़ दूंगा। ठीक है, याद रखना। धीरे धीरे जो है आपकी सब टूट गया। ओके, तो सुनो मेरी बात, सुनो। डिजायर का मतलब, सुनो बात को समझना, डिफरेंस क्या है। डिजायर का मतलब है इच्छा करना, लेकिन वांट वो है जब उस इच्छा को पूरी करने की ताकत आप में आ जाए, एबिलिटी आप में आ जाए, दैट इट बिकम्स योर वांट। भाई, हमने कार की इच्छा की, लेकिन कार ले नहीं सकते क्योंकि जेब में 200 रुपए थे। लेकिन जैसे ही नौकरी मिली और अब जेब में पैसे आने शुरू हो गए, तो अब वो डिजायर क्या बन गई? वांट, जरूरत बन गई। दोनों में डिफरेंस पता लगा? When you have the ability to fulfill the desire, it become your want. अरे सुनो इधर, छोड़ो बाहर, इधर आओ। When you have the ability to fulfill the desire, it become a want. तो लिखो in the above for example लिखो for example in the above example, ऊपर for example लिख के भी लिखो in the above example, if that poor person, जिसकी जेब में 200 रुपए थे, मेरी वाली बात है, if the poor person got a very good job and now he has enough money to buy a car, then his desire will now convert into want. अब उसकी जो इच्छा थी वो उसकी जरूरत में बदल जाएगी। अब उसकी इच्छा जो है वो जरूरत में बदल जाएगी, और फिर उससे जन्म होगा, मालूम है किसका? डिमांड का। अब मैं बताता हूं आपको, मेरी बात सुनो। अब अपने को लेके देखो, आप सुनो, एक मिनट रुको। दिल किया पिज्जा खाने का, सबसे पहले दिल में क्या आती है? इच्छा, डिजायर। सोचना आप, ऐसे ही होता है। सबसे पहले आपके माइंड में आई पिज्जा खाना है आज, ठीक है? सबसे पहले इच्छा जागती है, दिल में इच्छा उठती है, वे पिज्जा खा के आते हो। उसके बाद क्या करते हो? दूसरा काम, सीधा निकल पड़ते हो घर से बाहर। क्या करते हो? पैसे चेक करते हो। अगर जेब में पैसे हैं तभी घर से बाहर निकलते हो, या बिना पैसे के भी निकल जाते हो कि चलो आज मुफ्त में खा लेंगे? ऐसा होता है कभी? तो क्या चेक करते हो? पैसे। अगर जेब में पैसे होते हैं तो डिजायर क्या बन जाती है? वांट। और फिर क्या होते हैं आपके कदम? आपके कदम घर से बाहर निकलते हैं और सीधा दुकान पे जाके रुकते हैं, और क्या बोलते हैं? भैया एक पिज्जा देना, नाउ यू डिमांड द गुड्स। यानी जहां सबसे पहले इच्छा उठती है, इच्छा, आपके दिल में इच्छा उठी, चलो यार एक उठते हैं और छोले कुलचे की प्लेट खा के आते हैं। ऐसी इच्छाएं उठती हैं, मेरे दिल में भी उठती हैं, आपकी भी उठती होंगी, चलो गोलगप्पे की प्लेट खा के आते हैं। फिर जेब में हाथ मारते हैं, ओ पैसे है मेरे पास 50 है, चलो चलेगा, 50 में 2 प्लेट तो खाई जाएंगी। फिर उसके बाद आप स्कूटर पे बैठते हो, स्टार्ट करते हो और सीधा दुकान पे पहुंच जाते हो। भैया 2 प्लेट गोलगप्पे खिलाओ, चलो। यही होता है ना आपके साथ, हर एक के साथ यही होता है, हर एक के साथ ही होता है। पहले इच्छा, और फिर इच्छा उठने के बाद चेक किया जाता है कि उसको हम पूरा भी कर सकते हैं कि नहीं। अगर पता लगे दिल में इच्छा उठी गोलगप्पे खाने की, और आपने जेब में हाथ डाला और कुछ भी नहीं है, फ्री खाली जेब है, पैसा तो है नहीं, और मम्मी देगी नहीं, पापा ने किसी हाल में देने नहीं, तो फिर क्या करते हो आप? फिर क्या करते हो? उस इच्छा को वही मार दिया जाता है, वो वांट नहीं बनती। बन पाती है वांट? नहीं बन पाती। आप उस इच्छा को वही दफन कर देते हो, क्योंकि पता है अगर पापा से पूछे थप्पड़ पड़ सकते हैं, मम्मी से पूछे तो बिल्कुल देगी नहीं, कोरोना चल रहा है, बाहर का सामान नहीं खाना, यही बोलेगी ना। तो फिर इच्छा क्या कर दी जाती है? इच्छा का दफन कर दिया जाता है। फिर इच्छा जो है, डिजायर जो है, वो वांट का रूप लेती ही नहीं। लेकिन अगर जेब में पैसे हो ना, और एबिलिटी हो और विलिंगनेस हो, तो आपको क्या होता है? डिजायर को कन्वर्ट करके बना देते हैं वांट। और फिर जब वांट अंदर से उठती है तो सीधे कदम जाते हैं और कहाँ रुकते हैं?
दुकान के ऊपर, और आप क्या क्रिएट कर देते हो? डिमांड। आप सोच के देखो, यही हो रहा है आपके साथ। हर एक बात घर के अंदर भी यही हो रहा है और आपके पर्सनली आपके साथ भी यही हो रहा है। यही काम चल रहा है आपके साथ। पहले सबसे पहले माइंड में आती है इच्छा, और इच्छा बनती है जरूरत, और जरूरत को पूरी करने के लिए आप कहाँ जाते हो? मार्केट में। और क्या करते हो? डिमांड। यही हो रहा है। आपने कितनी चीजें बाय की होंगी, सबसे पहले दिमाग में आइडिया आया होगा, ये अच्छा होगी, चलिए यार इसको एक शर्ट बाय करके आते हैं, आज एक टी शर्ट बाय करते हैं। फिर आपने पैसे चेक, बजट चेक किया होगा, यार पैसे तो हैं पड़े हुए हैं, और फिर आपने जाके मार्केट में क्या क्रिएट कर दी होगी? डिमांड। तो एक लास्ट लिख लो, व्हाट इज डिमांड, फिर हम खत्म करते हैं। आ जाओ, क्योंकि मैं चाहता नहीं छोड़ना बीच में। लिखो डिमांड, आगे लिखो डिमांड। अब हम लाइन पे आए, यहां से चैप्टर स्टार्ट है। बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू राइट द मीनिंग ऑफ डिमांड, जो हम पढ़ रहे थ्योरी। अब डिमांड क्या है? अब लिखो, डिमांड इज एन एक्सटेंशन टू वांट। Demand is an extension to want. Demand is an extension to want. As demand has two more characteristics. Demand में दो characteristics हैं. Number one, demand is always defined with reference to price. Demand is always defined with reference to price. It means change in price, comma, quantity demanded also changes. And secondly, number two, demand is always defined with respect to time period. Always defined with respect to time period. It means sometime even at the same price, demand may change depending upon, at the same price, demand may change depending upon the time period under consideration. सुनो मेरी बात, अंडर कंसिडरेशन। सुनो मेरी बात, छोटी सी बात, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूंगा इसको, लेकिन छोटी सी बात सुनो। हम कहते हैं जो डिमांड है ना, एक मिनट बंद नहीं कर, रुको भी। जो डिमांड है ना, डिमांड दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ वांट। मैंने आपसे अभी कहा, सबसे पहले इच्छा उठी पिज्जा खाने की, फिर जेब को चेक किया गया कि पैसा है या नहीं, वो वांट बन गई, और वांट ने जाके क्या कर दिया? पैदा डिमांड को कर दिया। तो वांट की एक्सटेंशन क्या है? डिमांड। लेकिन डिमांड इतना छोटा वर्ड नहीं है। डिमांड को हम दो तरह से पढ़ते हैं, डिमांड विद द रेफरेंस ऑफ प्राइस एंड डिमांड विद द रेफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है जी। कभी कभी जब हम प्राइस की बात करते हैं, इधर सुनो हिमांशी, रुक जा, जब हम डिमांड को प्राइस की रेफरेंस से पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होती है? घट जाती है, और प्राइस के घटने से डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। ये हम पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। और डिमांड को टाइम पीरियड से भी देखा जाता है। कभी कभी प्राइस मैटर नहीं करता, टाइम मैटर करता है। अभी आपको मालूम है कि यहाँ छतरी चाहिए, बारिश हो रही है, आप बाजार में कहीं फंसे हुए हो, और आपको मालूम है कि सामने वाला 100 रुपए की चीज 200 में बेच रहा है, और फिर भी आप प्राइस को कंसीडर नहीं करते, उस छतरी को बाय करते हो, अपने आप को बचा लेते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? कितनी बार ऐसा होता है? आप मार्केट में के खड़े हो और बहुत प्यास लगी है, आपको मालूम है कि 10 रुपए के अंदर भी प्यास बुझाई जा सकती है, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ कोक है जो 40 रुपए की मिल रही है। आप बोतल को खोल के 40 की कोक को पी जाते हो, क्योंकि आपको उस वक्त पे अपनी प्यास बुझानी होती है। वहां प्राइस मैटर नहीं करता,
वहां टाइम मैटर करता है कि आप कौन से कॉन्सिक्वेंस में खड़े हो, कहां खड़े हो, उसको कंसीडर किया जाता है। तो जब हम डिमांड को पढ़ते हैं तो डिमांड को दो तरह से डिफाइन करते हैं। डिमांड विद द रेफरेंस ऑफ प्राइस, जहां प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है। ये आपने खुद देखा। अभी आप देखो आम के साथ क्या हुआ। अभी आपने पीछे कितने आम घरों में ला के खाए, प्राइस बहुत कम था, हर घर में आम आ रहे थे। आज आम का प्राइस बढ़ गया तो अब आम आने बंद हो गए, अब सेब आने स्टार्ट हो गए। देखा आपने, हर घर में एप्पल आ रहे हैं अब, क्योंकि एप्पल का प्राइस घट रहा है। तो प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है। ये नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में। दिस इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसलिए डिमांड का जो कर्व है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है, नेगेटिव कर्व है। ठीक है जी। और दूसरा हम कहते हैं, जब हम डिमांड को डिफाइन करते हैं तो वी ऑलवेज डिफाइन द डिमांड बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड। अरे समय कैसा चल रहा है, शादियों का सीजन है, हर किसी को पनीर चाहिए, हर किसी को शादियों में यूज करने के लिए दूध चाहिए, हर किसी को देसी घी चाहिए। बहुत महंगा है फिर भी चाहिए तो चाहिए, क्योंकि भैया मैरिज है तो मैरिज में सब कुछ लगेगा। आप समझ रहे हो, मैरिज का टाइम है, गोल्ड बहुत महंगा है क्योंकि इस वक्त मैरिज का सीजन चल रहा है, प्राइस बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन हर एक को चाहिए तो चाहिए भाई, गोल्ड तो पाना ही है। तो ये वाला काम है। कहीं कहीं पे प्राइस मैटर नहीं करता, कभी कभी भी कंडीशंस भी मैटर करती है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, आपको मालूम है 10 रुपए का पानी का गिलास आ जाएगा या 20 रुपए की बोतल आ जाएगी पानी की, और आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो प्यास है बुझ जाएगी। लेकिन वहां पानी है ही नहीं, जहां आप फंसे हुए हो, जहां आप खड़े हो, वहां पानी की बोतल नहीं मिल रही है, लेकिन कोक है। दुकानदार से बोला पानी है, पता नहीं कोक है। कितने की है? 40 की। अब क्या करोगे आप? मर जाओगे प्यास से, क्योंकि पैसा बचाना है। तो क्या करोगे? कोक लेके पी लोगे। तो ये हम नॉट कंसिडर द प्राइस। तो डिमांड को जब हम डिफाइन करेंगे दो तरह से आगे भी पढ़ते रहेंगे, एक द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और दूसरा द टाइम, कैसा टाइम चल रहा है, उस वक्त पे क्या टाइम चल रहा था। ठीक है जी। तो यहां तक हमने कहा डिमांड की डेफिनेशन तक। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। कब मिलेंगे हम? ट्यूसडे। अगर ट्यूसडे नॉर्मल क्लास हुई या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं आई सेंड यू मैसेज। ठीक है जी, चलो।